रहीम अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, बहुत आम खबरें गिलगित बल्तिस्तान से और कश्मीर से, इसी पे हम फोकस रखेंगे। मुख्तसर वीलॉग है लेकिन तमाम तर तफसीलात इसके अंदर है। एक बड़ा घिनौना खेल वहाँ पे खेला जा रहा है। सबसे पहले तो गिलगित बल्तिस्तान में वारदात मुकम्मल कर ली गई है, अब सिर्फ डालने की तैयारी है। यानी हुकूमत कैसे बनेगी, उसकी बंदर बांट कैसे होगी, किसको क्या मिलेगा, इसके बारे में चीज़ें और फार्मूला तय पा गया है। अब ये तमाशा सिर्फ आपने देखना है और ये तमाशा होता हुआ नज़र आएगा। किस तरीके से लाके कठपुतली हुकूमत बिठाई जाएगी गिलगित बल्तिस्तान में। ये रीटेलीकास्ट होगा 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन का, जो गिलगित बल्तिस्तान में होने जा रहा है। अब गिलगित बल्तिस्तान के लोगों पे मुनहसर है कि वो इस सारे माहौल के अंदर खड़े होते हैं या नहीं होते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी भी चीज़ को रोक सकते हैं, लेकिन यहाँ ये ताकत अल्लाह ताला ने इंसानों को दी है और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के पास ये ताकत है कि वो अपने ऊपर इस जालिम रजीम को मुसल्लत होने देते हैं या इसका रास्ता रोकते हैं। अगर ये जालिम रजीम मुसल्लत हो गया तो मेरी बात याद रखिएगा, मैं हर गिलगित बल्तिस्तान के शहरी को ये कह रहा हूँ कि 5 साल तक उनका हक मारा जाएगा, उनके तमाम वसाइल पर कब्जा किया जाएगा। कठपुतली हुकूमत जो बनाई जाएगी वो हर चीज़ लिख कर दे देगी और अवाम सिर्फ धरने देते रह जाएंगे। आपके पल्ले कुछ नहीं बचेगा। मैं फिर बता रहा हूँ, गिलगित बल्तिस्तान के लोग ही अब एक वाहिद उम्मीद रह गए हैं कि वो लोग अपने हक के लिए खड़े हों और इस रजीम की तब्दीली को नाकाम बनाएं, क्योंकि वहाँ पे अब रजीम तब्दील किया जा रहा है। एक तरह से ये इलेक्शन नहीं है, मजाक हो रहा है। प्री पोल रिगिंग हमने बड़े पैमाने पर देख ली है और पोलिंग वाले दिन की रिगिंग अभी हमने देखनी है और उसके बाद जो नताइज आएंगे वो भी हमने देखने हैं और उसके बाद फिर ये कौम को बजट के अंदर उलझा देंगे। यानी करेंगे ये कि गिलगित बल्तिस्तान में धांधला अनाउंस करने के फौरन बाद ये बजट की खबरें चलानी शुरू कर देंगे पाकिस्तान के मीडिया पे और गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन कहीं गायब हो जाएगा। ये डिपेंड करता है गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के ऊपर कि वो वोट कैसे डालते हैं, कैसे अपने वोट की हिफाजत करते हैं और किस तरीके से अपने जीते हुए उम्मीदवारों को ही असेंबली में पहुंचाकर अपनी मर्जी से अपनी हुकूमत तश्कील देते हैं। अगर वो ये ना कर पाए तो एस्टेब्लिशमेंट की बनाई हुई कठपुतली हुकूमत ना सिर्फ 5 साल उनके हकूक खा जाएगी बल्कि उनके मफादात का सौदा भी करेगी, उनके वसाइल पे कब्जा और कंट्रोल भी किया जाएगा। अब नादरीन आ जाएं कश्मीर की सूरत हाल पे, तो कश्मीर में बड़े पैमाने पे सिक्योरिटी फोर्सेस दाखिल होना शुरू हो गई हैं। उनकी वीडियोस आ रही हैं और वीडियोस के ऊपर जो लोग तबसरा कर रहे हैं वो तो मैं यहाँ बयान भी नहीं कर सकता। तो कश्मीरियों के अंदर एक नफरत की आग लगाई जा रही है। आपको याद होगा ये जो कश्मीर से रिलेटेड अकाउंट्स हैं वो स्टेटमेंट निकाल कर चला भी रहे हैं और उसको बता भी रहे हैं कि मोहसिन नकवी ने डी चौक में 2024 में जब नवंबर में एहतजाज हो रहा था तो मोहसिन नकवी ने बतौर वजीर दाखिला डी चौक में खड़े होकर ये कहा था कि कश्मीरी जो हैं वो पाकिस्तान के आईनी शहरी नहीं हैं। अगर वो एहतजाज में आए तो ये रियासत पाकिस्तान पर हमला तस्वुर होगा और दहशतगर्दी की FIR काटी जाएंगी। अब पाकिस्तानी फोर्सेस जो है वो उस वक्त आज़ाद कश्मीर में दाखिल की जा रही हैं जिस वक्त आज़ाद कश्मीर के शहरी अपने बुनियादी हुकूक के लिए, अपने आइनी और कानूनी और जमहूरी हुकूक के लिए, अपने सियासी हुकूक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और पुरअमन एहतजाज करने जा रहे हैं। तो बड़े पैमाने पर फोर्सेस को वहाँ पे दाखिल किया जा रहा है। एक चीज़ नादरीन आपको याद रखनी पड़ेगी, मैंने आपको पिछले वीलॉग में भी बताया था। मैं ये बताता हूँ कि एहतजाज कामयाब होगा या नाकाम होगा और उसको रोकने के लिए कितनी कोशिशें की जा रही हैं, ये सारी चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। लेकिन मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट में ले गए हैं, जो कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पे इस मामले को ले जाया गया ताकि मामले को दबाया जा सके या डिले में डाला जा सके। जो एहतजाज की सूरत हाल आज़ाद कश्मीर के हवाले से है, अब उसमें जो सबसे मेन मुतालबा है वो 12 मुहाजिर नशिस्तों का है। मैंने आपको पहले भी बताया था जब पिछली मरतबा यह एहतजाज हो रहा था कि हुकूमत शायद सारा कुछ मान जाए लेकिन ये 12 मुहाजिर नशिस्तों के मामले पे एस्टेब्लिशमेंट नहीं मानेगी, क्योंकि इन्हीं 12 बंदों के जरिए से वो पूरे आज़ाद कश्मीर को हमेशा से कंट्रोल करते आए हैं। आज़ाद कश्मीर में कठपुतली हुकूमतें बनाने के लिए जो सबसे बड़ी चाबी एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में है वो ये 12 मुहाजिर नशिस्तें हैं। इनके ज़रिए से वो अपने बंदे लाकर बैठाते हैं और हुकूमत बनाते हैं, हुकूमत गिराते हैं, हुकूमत को कंट्रोल करते हैं, वजारतों को कंट्रोल करते हैं। तो इसमें जो एक मौक़िफ़ है अवामी एक्शन कमेटी का, ज़रा वो भी आप देख लेंगे वो इसके बारे में क्या कहते हैं कि ये नुमाइंदगी है कश्मीर की या सियासी इंजीनियरिंग है। आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम को यह सवाल ज़रूर पूछना चाहिए कि आखिर 12 मुहाजिर नशिस्तों का मकसद क्या है। अगर ये नशिस्तें वाकई मुहाजिरीन की नुमाइंदगी के लिए हैं तो फिर इनका किरदार रियासत के अवामी मैंडेट को तब्दील करने
हुकूमतें बनाने और गिराने और सियासी सौदेबाजी का मरकज़ क्यों बन जाता है? हकीकत यह है कि ये नशिस्तें आज़ाद कश्मीर के अंदर बसने वाले अवाम के हक के हुक्मरानी पर एक मुस्तकिल सवालिया निशान है। वो लोग जो रियासत की जुग्राफियाई हुदूद से बाहर रहते हैं, जिन पर आज़ाद कश्मीर के कवानीन नाफिज नहीं होते, जो रोज़मर्रा रियासती मसाइल का सामना नहीं करते, उन्हें रियासत के सियासी मुस्तकबिल का फैसला कुन इख्तियार देना जमहूरी असूलों से मुताबिकत नहीं रखता। इन नशिस्तों के जरिए न सिर्फ इंतखाबी अमल को मुतासर किया जाता है, बल्कि अवामी मैंडेट को भी कमज़ोर किया जाता है। यही वजह है कि हर इंतखाब के बाद ये नशिस्तें अवामी नुमाइंदगी के बजाय इक़्तिदार की सियासत का हथियार बनती नजर आती हैं। 12 मुहाजिरीन नशिस्तों का खात्मा, इसका मुतालबा किसी फर्द वाहिद, जमात या मुहाजिर बरादरी के खिलाफ नहीं है, बल्कि एक गैर फितरी और गैर जमहूरी सियासी बंदोबस्त के खिलाफ है। जो एक सियासी बंदोबस्त किया एस्टेब्लिशमेंट ने वहां पे, ये उसके खिलाफ वो ये कह रहे हैं कि ये हम मुतालबा कर रहे हैं। रियासती शनाख्त अपनी जगह बरकरार रहेगी, मगर अवामी मैंडेट पर मुसल्लत एक इजाफी सियासी ढांचे का खात्मा होगा। अच्छा, वो बीच में तजवीज़ भी आई थी कि ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि एक टोकन नुमाइंदगी रहे मुहाजिरीन की, तो वो आप रखें, लेकिन आप इन्हें ना वजारतें देंगे, ना हुकूमत बनाने में, ना हुकूमत गिराने में इनका वोट कंसिडर किया जाएगा। ये एक ज्यादती है जो लगातार होती चली जा रही है। अब सुप्रीम कोर्ट में जो 5 सवालात उठाए, वहां पे देखें ना, सुप्रीम कोर्ट के अंदर सवालात गए ना, 5 सवालात हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट से उठाए गए हैं, जो आज़ाद कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट है, और ये महाजर नशिस्तों के हवाले से हैं। आप सवालात सुनेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा कि ये करने क्या जा रहे हैं और इनकी नीयत क्या है। नंबर 1, क्या इन 12 मुहाजिरीन की नशिस्तों को, जो एक्ट 74 आर्टिकल 22 का हिस्सा है, क्या उन्हें बगैर आईनी तरमीम के किसी और तरीके से, ऑर्डिनेंस के जरिए या कानून साजी के जरिए या किसी और तरीके से खत्म किया जा सकता है? यह सवाल पूछा गया। देखिए, आईनी तरमीम तो मसला ही कोई नहीं है। सारी जमातें इस वक्त एक ब्रिगेडियर के कंट्रोल में है, वहां से ऑर्डर आ जाएगा और फौरी तौर पे आईनी तरमीम हो जाएगी। यहां पाकिस्तान में हमने आईनी तरमीम होती हुई नहीं देखी, तो ये तो 10 मिनट का काम है। अगर नशिस्तें खत्म होनी हो 10 मिनट के अंदर हो जाएंगी, पहला सवाल। दूसरा, मौजूदा असम्बली जो तकरीबन अपनी आईनी मुद्दत पूरी कर चुकी है और एक ऐसे लम्हे जब इंतखाबात होने वाले हैं, क्या वो आइन के अंदर इतनी बड़ी तब्दीली करने के मजाज हैं? ये सवाल पूछा कि आईनी मुद्दत ही पूरी कर दी है हमारी असम्बली में। उन्होंने ये सवाल पूछा सुप्रीम कोर्ट से कि हमारी असम्बली तो तकरीबन पूरी हो गई है, तो क्या हम एक और आईनी तरमीम कर सकते हैं? जनाब, आप अपनी मुद्दत के आखिरी दिन भी, जब तक आपकी हुकूमत बैठी है, जब तक आपकी कैबिनेट बैठी है, आप पूरे मुल्क के फैसले कर रहे हैं, एक आईनी तरमीम आप नहीं कर सकते। तो जब तक आपकी हुकूमत बैठी है, आप आईनी तरमीम आखिरी दिन तक कर सकते हैं, करना चाहें तो। एक और बड़ा दिलचस्प सवाल उन्होंने पूछा सुप्रीम कोर्ट से कि ताकत, धमकी या एहतजाज के जरिए हुकूमत को ऐसी तब्दीली करने पर मजबूर करना, क्या वो आइन के मुताबिक है या आइन को कमजोर करने के मुतरादिफ है? यानी ताकत के जरिए क्या मतलब है? अवाम की एक ख्वाहिश है, अवाम एहतजाज के जरिए आपको बता रही है भाई अवाम की तो ताकत होती है, इक्तदार तो अवाम का है, वो तो आपको अमानतन मिला है, तो अवाम जो फैसला करेंगे आपको वो करना पड़ेगा। अच्छा, चौथा उन्होंने सवाल किया सुप्रीम कोर्ट से। अच्छा, ये सवालात इसलिए किए हैं ताकि सुप्रीम कोर्ट सबको बुलाए। सुप्रीम कोर्ट ने वैसे बुला लिया है और पार्टी बना दिया है सबको, और सबको कॉल कर दिया कि आ जाए, बैठ के बात करते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ये कहेगी जनाब कि हमें बहुत लंबा टाइम चाहिए इसको डिस्कस करने के लिए, आप अपना एहतजाज मुआखर कर लें। तो क्या अवामी एक्शन कमेटी 9 जून का अपना एहतजाज मुआखर कर सकती है? देखिए, अगर वो ये एहतजाज मुआखर करती है तो इसकी एक मिसाल होती है कि वो धुआं मार जाएंगे, फिर यानी फिर लोग उन पर एतबार नहीं करेंगे, बड़ा काम खराब होना शुरू हो जाएगा। अवामी एक्शन कमेटी में यह सोच है कि अगर वो पीछे हटते हैं अपने मुतालबात से, तो अवाम के अंदर एक बेचैनी पैदा होगी और एक मायूसी पैदा होगी, और वो नहीं चाहते कि वो मायूसी पैदा हो। लिहाजा ये भी हो सकता है कि वो कहें हम अपना एहतजाज करते रहेंगे, हम बैठ जाते हैं आगे पुरअमन तरीके से और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर सुन ले। और अगर आपने इमरजेंसी में सुना है तो 24 घंटे 48 घंटे लगातार सुनिए, सुनने के बाद फैसला कीजिए इसके ऊपर, फिर हम अपना फैसला करेंगे। अच्छा, एक और जो सवाल पूछा गया सुप्रीम कोर्ट से वो ये कि ऐसा एहतजाज या तहरीक जो आईनी अमल को मुतासर करे या इंतखाबी अमल को मुतासर करे, ऐसे एहतजाज की सेहत के हवाले से वादे किया जाए जिससे जमहूरियत डीरेल हो सकती है। इसके बारे में राय, डीरेल हो सकती है जमहूरियत। ये बात ना बहुत सारे ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी कही जा रही है। मेरे से कुछ ओवरसीज पाकिस्तानियों ने रब्ता किया, एक आधे उन्होंने जर्नलिस्ट भी हैं, उन्होंने भी रब्ता किया। उन लोगों ने कहा जी वहाँ पे कश्मीर में इमरजेंसी लगा दी जाएगी
और हम सबको आवाज़ उठानी चाहिए कि 9 जून का एहतजाज मुअख्खर कर दिया जाए, क्योंकि इस बात का बड़ा ख़तरा है कि जनाब कश्मीर के अंदर इमरजेंसी लगा दी जाएगी। मैंने एक सादा सवाल किया, मैंने कहा आज कश्मीर में किसकी हुकूमत है? तो उन्होंने कहा जी आपको तो पता ही है। मैंने कहा नहीं, मुझे नाम बताएं किसकी हुकूमत है। उन्होंने कहा जी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत है, फ़ौज की हुकूमत है, वहाँ पे एक ब्रिगेडियर पूरा निज़ाम चला रहे हैं। तो मैंने कहा बदनामी किसकी हो रही है? तो उन्होंने मुझे बताया कि सियासतदानों की हो रही है। तो मैंने कहा फिर जो निज़ाम चला रहा है उसको इमरजेंसी लगा के खुद सामने आने देना, ताकि बदनामी भी उनके गले पड़े। तो मेरी बात में उनको लॉजिक नजर आई। देखें बात सादी सी है, अभी भी कोई जमहूरियत नहीं है वहां पे। मैं पाकिस्तान में जब कोई कहता है ना मार्शल लॉ लगा देंगे, आसिम मुनीर साहब, इमरान खान साहब को मैंने ये सवाल भी एक दिन किया था, तो उन्होंने कहा लगा दे मार्शल लॉ, जो पीछे बैठ के गेम डाल रहा है सामने आके कर ले। ये इमरान खान साहब के अल्फाज थे कि लगा दे मार्शल लॉ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो पीछे बैठ के गेम डाल रहा है वो सामने आकर गेम डाले ना, ताकि उसकी शक्ल लोग देखें, लोगों को पता चले कि भाई ये आदमी जिम्मेदार है महंगाई के लिए, परेशानी के लिए, गुर्बत के लिए, बेरोजगारी के लिए, हालात की खराबी के लिए, इंसानी हकूक की पामालियों के लिए जो जिम्मेदार है वो खुद सामने आ जाए। सियासतदानों को सामने करके, अब बहुत सारे सियासतदान हैं जिनकी ड्यूटी लगाई गई है कि आप ओवरसीज पाकिस्तानियों को कंट्रोल करें, और लगातार ओवरसीज पाकिस्तानियों से राब्ते किए जा रहे हैं। उन्हें कहा जा रहा है कि आपने बिल्कुल फंडिंग नहीं करनी, बिल्कुल आवाज़ नहीं उठानी, बल्कि आप पूरी कोशिश करें कि 9 जून का एहतजाज किसी तरीके से मौखर करवाया जा सके। और मौखर करने की वजूहत जो है ना वो 2-3 बताई जा रही। एक ये कि इमरजेंसी लगा दी जाएगी, दूसरी बताई जा रही है बहुत बड़े पैमाने पर खून खराबा कर दिया जाएगा कश्मीर के अंदर, जितने बड़े पैमाने पे वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस को दाखिल किया गया है, और बहुत सारे इदारों को जो है वो कहा गया कि आपने स्टैंड बाई पे रहना है। तो ये खौफ फैलाया जा रहा है ओवरसीज पाकिस्तानियों में। तो ओवरसीज पाकिस्तानियों से मेरी बात हुई, वो खौफजदा तो नहीं है लेकिन उनके बड़े कंसर्न्स हैं। अब देखते हैं कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी क्या फैसला करती है। 5वां सवाल उन्होंने पूछा, क्या यह हुकूमत और रियासती इदारों पर जिम्मेदारी आयद होती है कि वो इंतखाबात अमन व अमान और आइनी प्रोसेस को जारी रहने के अमल को यकीनी बनाए? तशरीफ फरमाएं। हैरानकुन तौर पर यह सवाल हुकूमत अदालत से पूछ रही है। अब मुझे समझ नहीं आ रही, आइन लिखा हुआ है, हर चीज़ आइन में पड़ी हुई है, ये जानबूझ के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के गले में डाल रहे हैं, और ये अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी को ये कहेंगे कि जनाब हमने क्योंकि इसको डाल दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कोर्ट में, तो आप भी वहाँ पे आ गए, हम भी वहाँ पे आ गए, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को आप भी मान लें, हम भी मान लेते हैं, तो फेस सेविंग मिल जाएगी सबको। अब देखते हैं कि इसके ऊपर ये जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का रद्दमल क्या आता है। अब कश्मीर में एहतजाज को क्या ज़बरदस्ती ताकत से रोका जा सकता है? तो मेरा जवाब है कि अगर कश्मीरी निकल आए तो नहीं रोका जा सकता। देखें, अगर पूरा कश्मीर निकल आता है ना, 45 लाख की आबादी है कश्मीर की, और अगर कश्मीरी लाखों की तादाद में निकल आते हैं ना, तो फिर एक भी गोली नहीं चलेगी, फिर एक भी डंडा नहीं चलेगा, फिर कश्मीरियों की बात मानी जाएगी, वो बात तस्लीम की जाएगी। लेकिन अगर कश्मीरी थोड़े थोड़े निकलते हैं तो फिर आंसू गैस की शैलिंग भी होगी, मार कुटाई भी होगी, डंडा सोटा भी होगा, गोली भी चल सकती है, बंदे शहीद भी हो सकते हैं। अब ये कश्मीरियों पे मुनसर है कि वो अपने हुकूक हासिल करने के लिए बगैर तशद्दुद वाला रास्ता इख्तियार करते हैं या तशद्दुद वाला। अगर वो सारे निकल आते हैं और बड़ी तादाद में निकल आते हैं तो फिर तो कोई तशद्दुद की गुंजाइश ही नहीं है, फिर तो मुतालबात तस्लीम किए जाएंगे। लेकिन अगर वो थोड़ी थोड़ी तादाद में निकलते हैं, जैसे पाकिस्तान में लोग ये गलती करते रहे हैं, कभी 50,000, कभी 25,000, कभी 1 लाख, जब वो थोड़ी थोड़ी तादाद में निकलते हैं तो फिर उन्हें मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ताकत के जरिए से कुचल देती है। तो आबादी है जनाब 45 लाख, क्या वहां पे इमरजेंसी लगाई जा सकती है? तो मेरा नहीं ख्याल कि वो अपना केस खराब करेंगे इंटरनेशनली। वैसे पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का पता भी कोई नहीं है, ये कुछ भी कर सकते हैं, और डोनाल्ड ट्रंप की आशीर्वाद है जब तक आसिम मुनीर साहब के साथ, तो तब तक कुछ भी हो सकता है। बहरहाल पता कोई नहीं कि ये इमरजेंसी लगा दें, लेकिन अगर लगा भी देंगे तो क्या होगा? अभी भी तो इमरजेंसी लगी हुई है, सारी चीजें कौन कंट्रोल कर रहा है? मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल कर रही है, तो बाद में भी वही कंट्रोल कर रहे होंगे। तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, सिर्फ ये फर्क पड़ेगा सियासतदानों के मुंह पे जो कालक मली जा रही है, वो कालक फिर उनके मुंह पर नहीं मली जाएगी। अच्छा, कश्मीर का अगर आप रकबा देखें ना, या हदूद अरबा देखें, या उसकी टेरेन आप थोड़ा सा गौर करें, तो वहां पर मुमकिन नहीं है कि सारे इलाकों को आप कंट्रोल कर सकें। आप मुजफ्फराबाद को खुला रख सकते हैं, 10-20 हज़ार बंदा भिजवा के मुसल्ला, कुछ और इलाकों को आप कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन पूरे कश्मीर को आप कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते। और ये तहरीक की खूबी है कि ये पूरे कश्मीर में, ये हर गांव में, हर जिले में, हर इलाके में, हर जगह पे, हर टाउन के अंदर ये तहरीक फैली हुई है, नौजवानों के दिल की आवाज़ बनी हुई है। तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, और बहुत बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर्स इस तहरीक के अंदर शामिल हैं। पूरे कश्मीर में पहिया जाम हड़ताल भी हो जाएगी, हालात बहुत ख़राब हो सकते हैं। अच्छा, इसमें कुछ जो है वो SOPs भी जारी किए गए हैं अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से। एक तो ये कि उनको इंडिया का एजेंट करार देने की कोशिश की जा रही है, उस पर शौकत नवाज मीर ने एक वीडियो भी बनाई।
फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के नाम एक पैगाम, उनकी तारीफें भी बहुत की और बाद में ये कहा कि आपका एक ऑफिसर जिद पे अड़ा हुआ है, एक इदारे का ऑफिसर। अब हम सारे जानते हैं वो ब्रिगेडियर फाइक की बात कर रहे हैं, जिनको यहाँ लाहौर से ले जाया गया था कश्मीर में। तो जो उन्होंने लाहौर में किया मिलते जुलते काम वो कश्मीर में भी कर रहा है। अब उसके बारे में शौकत नवाज मीर साहब ने इशारतन बताया आर्मी चीफ को कि यार अब ये बंद करवाएं सिलसिला। तो इसको एक तरह से आप कहते हैं हुज्जत तमाम करना। वो सबसे राब्ता करके सबको बता रहे हैं जनाब हम आपके खिलाफ नहीं, हम रियासत के खिलाफ नहीं है, हमारे ऊपर इंडियन एजेंट होने का, गद्दार होने का दाग लगाया जा रहा है, जबरदस्ती हमें गद्दार डिक्लेयर किया जा रहा है, हमें गद्दार बनाने की कोशिश की जा रही है। तो आसिम मुनीर के नाम एक पैगाम भी जारी किया शौकत नवाज मीर ने। अब बाकी लोगों के बारे में भी करेंगे। मुझे इत्तला मिली है कि शायद यूनाइटेड नेशन के बारे में भी एक पैगाम कश्मीरी क़यादत जारी कर सकती है। अब नाज़रीन, अवामी एक्शन कमेटी ने जो अहकामात दिए हैं ज़रा मैं आपके सामने रख दूं एहतजाज के हवाले से। 9 जून लॉन्ग मार्च की तैयारी के लिए ज़रूरी सामान कौन कौन सा लेकर आना है वो बता रहे हैं। मोबाइल फ़ोन और उसका चार्जर, रुमाल, मिसवाक, फर्स्ट एड बैंड यानी जो पट्टी वगैरह करनी हो चोट लग जाए, ज़रूरी अद्वियात, छतरी, गाड़ी के लिए मुनासिब पेट्रोल ईंधन, गर्म जराबें, शॉल या गर्म चादर, तरपाल, रस्सी, जैकेट या गर्म कपड़े, मफलर, पावर बैंक, पीने का पानी, हल्की फुल्की खुराक। और खुसूसी हदायत ये की गई है मौसम के हवाले से और अपने साथियों का भी आप ख्याल रखें और ज़रूरियात के मुताबिक अपना सामान अपने साथ रखें, मुनज़्ज़म रहें और कामयाब लॉन्ग मार्च के लिए ज़बरदस्त तैयारी ज़रूरी है। दूसरा, आज़ाद कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने एहतजाज के लिए SOPs भी जारी कर दी है। SOPs क्या है? कमेटी के मुताबिक किसी भी शख्स को चेहरा ढांपने की, नकाब पहनने की या मास्क इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होगी। इस तरह कोई भी फर्द अपने साथ किसी किस्म का असलहा नहीं ला सकेगा। एलामिया में कहा गया कि किसी इदारे, सियासी जमात, शख्सियत या रियासत के खिलाफ नफरत अंगेज गुफ्तगू की इजाज़त नहीं होगी। एहतजाज में शामिल अवामी एक्शन कमेटी की मुख्तलिफ टीमें तमाम गाड़ियों का बाकायदा रिकॉर्ड मुरतब करेंगी, जबकि जारी करदा ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद को फौरी तौर पर एहतजाज से निकाल दिया जाएगा। हर शख्स अपने साथ अपना शनाख्ती कार्ड रखेगा। अब फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से बचने के लिए भी पूरी कोशिश की जा रही है। नाज़रीन, वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, जिस सुप्रीम कोर्ट में यह मुकदमा ले जाया गया आज़ाद कश्मीर की हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से मिल मिला करके कि जनाब ये मुहाजिरों की नशिस्तों का क्या करना है, यही तो असल मसला है, यही तो रोला है। तो ये जहाँ पे ले जाया गया वो चीफ जस्टिस खुद भी मुहाजिर है। चीफ जस्टिस राजा सईद अकरम खान साहब जो हैं वो खुद मुहाजिर हैं और उनका ताल्लुक पंजाब से है। अब एक मुहाजिर के सामने आप मुहाजिर नशिस्तों के खिलाफ लेकर चले गए हैं। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट से तो उम्मीद यही रहती है कि वो इंसाफ करेगी, लेकिन पाकिस्तान में जैसे अदलिया को कंट्रोल किया गया है, इंसाफ तो नापैद ही हो गया। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।